So today topic is decision making in Python. ठीक है, एक तरीके से आप Python का यहाँ तक एक पार्ट खत्म कर चुके हैं, ठीक है, और हम लोग गए ऑपरेटर्स तक. So अब तक आप इतना कंफर्टेबल हो जाने चाहिए कि आप इजीली इनपुट आउटपुट कर सकें, ठीक है, कैलकुलेशंस कर सकें हल्की फुल्की, ठीक है. अब जो सेकंड पार्ट स्टार्ट हो रहा है दैट विल गो फॉर 1 वीक, 1.5 वीक, ठीक है. उसमें हम आपको डिसीजन लेना और ऑटोमेशन करना सिखाएंगे, ठीक है. एंड चलो पहले डिसीजन मेकिंग के साथ स्टार्ट करते हैं, फिर आगे बात करते हैं, ठीक है. सो डिसीजन मेकिंग, या फिर हम इसे कई बार क्या कह देते हैं, कंडीशनल कंस्ट्रक्ट, ठीक है. जब भी हम एक सॉफ्टवेयर बनाएंगे इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारे सॉफ्टवेयर में जो भी काम हमें करना है कई बार वो किसी डिसीजन बेस पे करना है, ठीक है. सो एज अ प्रोग्रामर आपके पास कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि आपने कंप्यूटर से किस तरह से एक्यूरेटली डिसीजन जो है वो दिलवाने हैं. व्हेन आई से एक्यूरेट डिसीजन, उसका क्या मतलब है, अभी तक जो कोड आप कर रहे हो. सो फॉर एग्जांपल इफ आई से लेट्स गो टू पाइथन आइडियली. हम एक प्रोग्राम बनाते हैं, ठीक है. So let's suppose if I'll say print hello, I'll say print by, and I'll say number 1 is equal to 10, I'll say result is equal to number 1 plus 5, या कुछ भी मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये अभी मैंने 5 लाइंस लिखी है, 5 इंस्ट्रक्शंस लिखी हैं. कंप्यूटर बाय डिफॉल्ट रन करेगा इन 5 की 5 इंस्ट्रक्शन को फ्रॉम टॉप टू बॉटम, and it will execute each and every line until और unless कोई रन टाइम एरर नहीं आता, ठीक है जी. हर लाइन इसमें क्या होगी, एग्जीक्यूट होगी टॉप टू बॉटम, ठीक है. सबसे पहले ये लाइन चलेगी जो हमने लिखी, देन सेकंड दिस वन, देन दिस वन, देन दिस वन एंड देन दिस वन, ठीक है. जो प्रिंटिंग में है वो आप देख पाओगे, जो प्रिंटिंग में नहीं है मतलब वो बैकएंड पे चल रही है. जैसे फॉर एग्जांपल आपने प्रिंट हेलो कहा तो दिखेगा, प्रिंट बाय कहा वो भी दिखेगा, ठीक है. यू सेड नंबर 1 इज इक्वल टू 10, इसका मतलब था रैम में एक वेरिएबल बनाओ और उसमें 10 स्टोर कर दो तो बैकएंड में वो काम हो गया, ठीक है जी. वो हमने दिखाया नहीं तो होगा नहीं, ठीक है. फिर हमने कहा बैकएंड में नंबर 1 में क्या प्लस कर दो, 5, तो 15 होके किस में स्टोर कर दो, रिजल्ट में, तो ये भी बैकएंड में हो गया, ये आपको नहीं दिखेगा, ठीक है, राइट. जब हमने दिखाना था तो हमने इसको क्या कर दिया, प्रिंट कर दिया, ठीक है. सो ये 5 की 5 लाइंस टॉप टू बॉटम क्या हो रही हैं, एग्जीक्यूट हो रही हैं. और कंप्यूटर बाय डिफॉल्ट इसी नेचर से काम करता है. उसे आप जो दोगे उसने उसे आंख बंद करके, जब तक वो लॉजिकली ठीक है, सिंटेक्स वाइज ठीक है, वो उन सब लाइंस को एग्जीक्यूट करेगा. यहां पे कंप्यूटर अपनी मर्जी से कोई लाइन स्किप नहीं कर सकता कि अगर हम कहें कि कंप्यूटर थोड़ा दिमाग लगाए, यार ये काम अभी नहीं करना तो मैं छोड़ दूं, ठीक है, तो ऐसा नहीं होगा, हर लाइन एग्जीक्यूट होगी, ठीक है. बट रियल लाइफ में ऐसा नहीं चलता. रियल लाइफ में बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस होंगी जहां पे हमें डिसीजन लेना पड़ेगा कि ये लाइन हमें एग्जीक्यूट करनी है या नहीं करनी, ठीक है, ये काम हमें करना है या नहीं करना, ठीक है. फॉर एग्जांपल अब आप एटीएम में जाते हो तो एटीएम में आपके पास बैलेंस चेक करने की भी ऑप्शन होती है, एटीएम में आपके पास पिन कोड चेंज करने की भी ऑप्शन होती है, एटीएम में आपके पास बैलेंस विड्रॉ करने की भी होती है जिसके लिए मैक्सिमम जाते हैं. तो बाकी 2 ऑप्शन तो हम यूज नहीं करते, तो इसका मतलब ये थोड़ा ना कि वो भी कोड चल जाएगा. कोड तो वही चलेगा ना जो आप एग्जीक्यूट करवा रहे हो. अरे बात समझ में. अब आप एक बैंक के अंदर चले जाओ, बैंक के सॉफ्टवेयर में 1000 ऑप्शन है, तो 1000 की 1000 थोड़ा ना एग्जीक्यूट हो जाएगी, ठीक है. आप एक काम करवाने जा रहे हो, जो आप करवाना चाह रहे हो उसी बेस पे सारी क्या होगी, एग्जीक्यूशन होगी. समझ में आ रही है बात, ठीक है, राइट. जैसे हम लोगों ने लास्ट टाइम गेम की एग्जांपल ली, तो हमारे गेम में एक प्लेयर मूव कर रहा है तो उसके ऊपर कहीं ना कहीं तो अब उस गेम में लेफ्ट का भी एक कोड लिखा हुआ है, राइट का भी कोड लिखा है, अपर पे जाने पे कोड लिखा है, बैक जाने का भी कोड लिखा है प्लेयर के, लेकिन चारों तरफ थोड़ा घूमता रहेगा प्लेयर. वो तो जिस हिसाब से आप डिसीजन लोगे कि मैं लेफ्ट एरो प्रेस कर रहा हूं तो लेफ्ट जाएगा, राइट एरो प्रेस करूंगा तो राइट वाला कोड चलेगा. कोड इज अवेलेबल, बट कितना कोड चलाना है किस टाइम पे, इसको हम क्या बोलते हैं, डिसीजन मेकिंग करना. अरे ये बात समझ में क्लियर हो गया, ठीक है. सो डिसीजन मेकिंग की कुछ एग्जांपल्स अगर हम लोग लें तो जैसे फॉर एग्जांपल आई हैव टू गिव डिस्काउंट बेस्ड ऑन कंडीशन. जैसे हमने लास्ट टाइम कहा कि अगर 5000 से ज्यादा की शॉपिंग करोगे तो 10% दूंगा, नहीं करोगे तो 0 डिस्काउंट दूंगा. सो अब मेरे पास दोनों लाइनें हैं. मेरे पास वो लाइन भी मैं लिखूंगा जिसमें 10% का डिस्काउंट देना है,
मैं वो लाइन भी लिखूंगा जिसमें 0 डिस्काउंट देना है, लेकिन दोनों में से चलानी क्या है वो सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करेगा कोड। आगे बात समझ में? ठीक है। अमाउंट विड्रॉल बेस्ड ऑन बैलेंस इन अकाउंट। अब आप बैंक में आपके 10,000 बैलेंस है, आप एटीएम में जाओ और आप वहां पे फिल कर दो 15,000 निकालना है जी मुझे, ठीक है जी। एंटर कर रहे हो तो कुछ भी एंटर कर सकता हूं ना मैं, कीपैड दिया है तो कीपैड में तो कुछ भी एंटर कर दूंगा मैं, लेकिन पीछे कंप्यूटर को तो डिसीजन लेना है कि इतना पैसा है तभी निकाल के दूंगा ना तेरे अकाउंट में, ठीक है जी। अगर पैसा है तो कौन सा कोड चलना है, पैसा विड्रॉ करने वाला, अगर पैसा नहीं है तो एरर भी तो देना है ना कि भाई तेरे अकाउंट में ऐसा पैसा नहीं है। आ रही बात समझ में? ठीक है। तो दोनों कोड लिखे हुए हैं, पैसा नहीं है तो क्या करना है, पैसा है तो क्या करना है, बट दोनों में से एक कोड क्या होना है, एग्जीक्यूट। आ रही बात समझ? ठीक है। यू आर लॉगिंग टू योर ऑनलाइन अकाउंट बेस्ड ऑन द क्रेडेंशियल। तो हमने यूजर आईडी पासवर्ड डाले, अब यूजर आईडी पासवर्ड ठीक भी हो सकते हैं, अगर ठीक है तो हम आगे जाएंगे, अगर गलत है तो हम एरर दे देंगे जी। तो कोड तो दोनों का लिखना है हमें, ठीक है। देन ग्रेड देने हैं बच्चे को मार्क्स के हिसाब से। सो फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं 90% से ज्यादा मार्क्स है तो आ जाए आउटस्टैंडिंग, ठीक है। 80 to 90 है तो आ जाए वेरी गुड, 60 to 80 आ जाए गुड, 50 से 60 आ जाए फेयर, उसके अलावा आ जाए पार्टिसिपेशन। तो यहाँ पे तो हमारे पास कितनी आउटपुट्स है ना, लेकिन उनमें से एक बच्चे के लिए सिर्फ एक आउटपुट चलेगी, यानी एक कोड चलेगा। तो इसको हम लोग बेसिकली क्या कहते हैं कि डिसीजन लेना है। सो हम कोड कंप्लीट लिखेंगे, लेकिन उसमें से कोड एग्जीक्यूट वही कराना है जो हमारी सॉफ्टवेयर की डिमांड है, जो उसकी डिसीजन है, जो उसकी कंडीशन बनती है। क्लियर हो गया? और ये आपको कब पता चलता है, जब आप कंपनी में जाते हो, किसी कंपनी के लिए सॉफ्टवेयर बनाते हो, वो आपको अपनी रिक्वायरमेंट बताता है कि मेरी ये रिक्वायरमेंट है इस सॉफ्टवेयर की, ठीक है। राइट। फॉर एग्जांपल आप आईसीआईसीआई बैंक गए, उसने कहा कि मेरे सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट है मिनिमम 10,000 बैलेंस। आप किसी और कंपनी में गए बैंक का सॉफ्टवेयर बनाने, वो कहता है मेरी रिक्वायरमेंट है 1000। किसी ने और कॉम्प्लेक्सिटी डाल दी, वो कहता है कि अगर आप सिटी से आए हो तो 5000, अगर रूरल एरिया से आए हो तो 1000। तो कंडीशंस ही दे रहे हैं ना, वो आपको अपनी रिक्वायरमेंट दे रहे हैं कि किस हिसाब से काम करना है, ठीक है। तो एज अ प्रोग्रामर हमारा वो काम है कि हम वो किस तरह से इंप्लीमेंट करेंगे सॉफ्टवेयर में। क्लियर हो गया? कोई डाउट यहां तक? ओके। नाउ पाइथन में आप डिसीजन मेकिंग कैसे इंप्लीमेंट करोगे? सो ये आपके पास कंसेप्ट है डिसीजन मेकिंग के लिए। जो मेजर है, जो हमेशा रहने वाला है, वो है इफ स्टेटमेंट। कौन सी? देन वी हैव इफ एल्स, देन वी हैव एलिफ, देन वी हैव नेस्टेड इफ एंड नेस्टेड इफ एल्स, ठीक है। डिपेंडिंग अपॉन हमारे पास कितनी को कंडीशंस है, कितनी को कॉम्प्लेक्सिटी है, ठीक है। व्हाइल स्टेटमेंट यूज होगी व्हाइल। डिसीजन इज नॉट फॉर व्हाइल की डिसीजन नहीं होता, व्हाइल इज फॉर ऑटोमेशन। व्हाइल फॉर लूप आर फॉर ऑटोमेशन, नॉट फॉर डिसीजन मेकिंग, ठीक है। डिसीजन मेकिंग इज जस्ट अ स्मॉल पार्ट ऑफ लूप, दैट इज नॉट फॉर डिसीजन मेकिंग, ठीक है। याद रखना। सो डिसीजन मेकिंग में सिर्फ इफ एल्स आएगा आपका, ठीक है, इफ एंड एल्स, ठीक। सो हमें कंसेप्ट समझना यार। मैं एक बार फिर से एग्जांपल देता हूं ताकि जो बच्चे अभी कंप्लीटली उसको नहीं समझ पाए वो इस कंसेप्ट को समझें। सो फॉर एग्जांपल आप एटीएम जाते हो ट्रांजैक्शन कराने, अब डिसीजन हमने कितना लेना है ये डिपेंड करता है उस सिस्टम की कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आप एटीएम गए, सबसे पहले आपने अपना कार्ड क्या करना है, स्वाइप करना है या इंसर्ट करना है, जैसी भी मशीन है। तो जब आप अपना कार्ड स्वाइप या इंसर्ट करते हो, सबसे पहले वो चेक करेगा, डिसीजन लेगा कि आपका कार्ड करेक्ट है या नहीं है। अरे ये बात समझ में? अगर करेक्ट नहीं है तो वो वाला कोड चलाओ, मैसेज देके कार्ड बाहर नहीं फेंको। अगर कार्ड करेक्ट है तो नेक्स्ट स्टेप पे आ जाओ। सो फॉर एग्जांपल उसने आपसे मांग लिया आपका पिन कोड, अब आपने अपना क्या डाल दिया, अब वो चेक करेगा पिन कोड ठीक है या नहीं है, ठीक है जी। अगर सही है तो फिर आगे जाएगा। फिर वो आपको ऑप्शन दे रहा है कि भाई बैलेंस विड्रॉ करना है, सॉरी कैश विड्रॉ करना है, बैलेंस चेक करना है या पिन कोड चेंज करना है। आप कहते हो मुझे बैलेंस चेक कैश विड्रॉ करना है, लेट्स सपोज, तब डिसीजन हो गया। कैश विड्रॉ करना है, फिर वो पूछेगा सेविंग अकाउंट से करना है, करंट अकाउंट से करना है, कौन सा अकाउंट है तुम्हारा, वहां पर डिसीजन है कि सेविंग होगा या, ठीक है जी, राइट। आपने कहा सेविंग अकाउंट है मेरा, फिर वो बोल रहा है कि पैसे एंटर करो, ठीक है। या फिर कुछ अगर एडवांस एटीएम है तो वो बोलेगा कि आपको क्या नोट सेलेक्ट करने हैं, 100, 200, 500 वाले, तो उस पर भी कंडीशन लगी हुई है, ठीक है। अब आपने पैसा एंटर कर दिया, फिर वो चेक करेगा आपके अकाउंट में इतना पैसा है, वहां पे भी डिसीजन आ गया। अच्छा अकाउंट में पैसा है, फिर वो चेक करेगा मेरी मशीन में उतना पैसा है, ठीक है, वहां पे भी क्या आ गया, समझ में आ रही है बात। सो सॉफ्टवेयर जब आप डिजाइन करोगे रियल लाइफ में, हर जगह पे आपको क्या लेने पड़ेंगे,
कि मुझे ये काम करना है या कुछ और काम करना है। क्लियर हो गया? ये कोड चलेगा या ये कोड स्किप होगा, याद रखना, ठीक है? राइट, उस बेस पे आपका ये प्रोग्रामिंग का कंसेप्ट चलेगा। तो सबसे पहले हम सिंपल बात करते हैं किसकी? इफ स्टेटमेंट। सो इफ जो है वो हमें अलाउ करती है कि हम डिसीजन मेकिंग करें। इफ के साथ आप अपना डिसीजन मेकिंग एक्सप्रेशन डालोगे, ठीक है जी। एंड इट इज ऑलवेज, यू विल बी ऑलवेज यूजिंग रिलेशनल ऑपरेटर्स। आप अर्थमेटिक भी यूज कर सकते हो, पर अल्टीमेटली आपने उसको कंपेयर करना है कि यार ये काम मुझे करना है या आपको उसे किसी सिचुएशन के साथ कंपेयर करना है। ये सिचुएशन होगी तो मैं काम करूंगा, ये सिचुएशन नहीं होगी तो मैं काम आई गेटिंग अ पॉइंट। सो यू कैन यूज अर्थमेटिक ऑपरेटर, बट अल्टीमेटली उस एक्सप्रेशन में एक कौन सा ऑपरेटर होना चाहिए? कंपैरिजन ऑपरेटर या रिलेशनल ऑपरेटर होना चाहिए, ठीक है? चाहे आप रिलेशनल बोल दो चाहे उसे कंपैरिजन बोल दो, ठीक है? बिकॉज अल्टीमेटली हम भी कोई काम करते हैं ना, तो उसके बाद अपने दिमाग में डिसीजन लेके काम करते हैं ना यार, ठीक है? राइट। सो फॉर एग्जांपल आई से अगर मेरे पास इतनी अमाउंट होगी तो आज मैं शॉपिंग के लिए जाऊंगा, वरना नहीं जाऊंगा, ठीक है? तो पहले तो मैंने अपने पैसे एक एक नोट करके प्लस माइनस किए, ठीक है? चलो प्लस कर लिए। अब प्लस करके मेरा फाइनल आंसर आ गया, ये मेरी अमाउंट है 5000। मैंने सोचा था 7000 होगा तो मैं शॉपिंग के लिए जाऊंगा, तो फिर मैंने उसे 7000 के साथ क्या किया? कंपेयर नहीं है, 7000 से कम है, मैं नहीं जाऊंगा। आर यू गेटिंग अ पॉइंट? 7000 से ज्यादा है, मैं जा रहा हूं। सो अल्टीमेटली आपको उस इफ के साथ कौन सा एक्सप्रेशन यूज करना है जिसमें कोई ना कोई क्या हो? कंपैरिजन हो, जिसमें कोई ना कोई क्या हो? और उस कंपैरिजन का अगर आपको याद है आंसर क्या होता था? ट्रू या फॉल्स। आ रही है बात समझ में? क्लियर हो गया? तो जो भी सिचुएशन हमें चलानी है वो यहां से आएगी। अगर ये एक्सप्रेशन ट्रू रिटर्न करेगा तो वो अंदर जाएगा स्टेटमेंट पे, अदरवाइज वो जो भी कोड आपने लिखा है वो स्किप कर देगा। वो क्या कर देगा? अरे बात समझ में? फिर वो कोड नहीं चलाएगा। यानी इफ के अंदर का कोड तभी चलना है अगर इफ के साथ जो आप एक्सप्रेशन दे रहे हो वो क्या रिटर्न कर रहा है? ट्रू रिटर्न कर रहा है, ठीक है? जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स गो फॉर दिस कोड। ठीक है, क्लियर? ओके, सो ध्यान से देखना। I'm going to cut this code. Paste कर दूंगा। ठीक है? सो हमने लिखा है एंटर अमाउंट, हमने अमाउंट एक्सेप्ट कराया, फिर हमने क्या लिखा? ट्रांजैक्शन डन। फिर मैंने लिखा अपडेटेड अमाउंट विल सून रिफ्लेक्ट इन योर अकाउंट, ठीक है? इसको हम ठीक है, एंड थैंक यू फॉर यूजिंग दिस सॉफ्टवेयर। अब ये सीक्वेंशियल स्टेटमेंट है, क्या है? टॉप टू बॉटम चलनी है, बिकॉज बाय डिफॉल्ट हर लैंग्वेज का नेचर ही यही है कि उसे जो मिलेगा वो सीक्वेंस में चलाएगा। बाय डिफॉल्ट यही नेचर है कि वो किस में चलाएगा? एक करके एक लाइन सारी चला देगा, ठीक है? सो लेट्स सपोज इफ आई रन दिस, ठीक है जी, आई विल से 500, ठीक है? चलिए तीनों लाइनें, ट्रांजैक्शन डन, your account will be updated and thank you for using this software। doesn't matter आप क्या टाइप कर रहे हो। कंप्यूटर को नहीं पता कि आपकी कंपनी का रूल रेगुलेशन क्या है। आ रही बात समझ में? उसके लिए नंबर है, नंबर एंटर कराया, आपने बोला था ये काम कर दो, ठीक है? अब आपकी कंपनी कहती है नहीं यार, ये ट्रांजैक्शन डन और ये अपडेट वाला जो काम है ये सिर्फ तभी होगा अगर आप 0 से ज्यादा वैल्यू डाल रहे हो। अगर आप क्या डाल रहे हो? अदरवाइज ये नहीं कोड चलना चाहिए। आ रही बात समझ में? अब आपको कंपनी ने अपना एक रूल बता दिया कि इसके अकॉर्डिंगली मेरा सॉफ्टवेयर रन होना चाहिए, ठीक है? सो दैट मीन अब आपको डिसीजन लेना है कि ये कोड मुझे तभी चलाना है अगर अमाउंट 0 से क्या है? अगर लेट्स सपोज कंपनी कहती 500 से ज्यादा तब चलाना है, तो फिर आप उस हिसाब से कंडीशन लगाओगे। सो यू हैव टू लिसन टू रिक्वायरमेंट। सो हमने कहा इफ अमाउंट इज ग्रेटर देन 0। आ रही है बात समझ में? देन हमने कॉलन लगाना है, सिंटैक्स ये है। देन हमने ये इंडेंटेशन करनी है, ये इंडेंटेशन आपकी जाएगी। यानी कि ये जो 2 लाइनें मैं लिख रहा हूं, ये जो 2 लाइनें मैं लिख रहा हूं, ये 2 लाइनें तभी एग्जीक्यूट होंगी। अब ये दोनों लाइनें इफ का पार्ट हो गई, इफ ब्लॉक का। आ रही बात समझ में? अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तभी ये 2 लाइंस क्या करेंगी? एग्जीक्यूट करेंगी, अदरवाइज नहीं करेंगी। क्लियर है? क्लियर है? सो अब हम इसे रन करते हैं। सो लेट्स सो साइल से, ठीक है, क्लियर?
सो पहली लाइन चली, सेकेंड लाइन एंटर हुआ 500, उसने चेक किया 500 ग्रेटर देन 0, आंसर क्या आया? ट्रू। ट्रू आएगा तो वो अंदर गया, कोड खत्म हुआ तो अपनी नेचर के अकॉर्डिंगली बाहर आ गया, फिर सीक्वेंस में चल पड़ा। आ रही है बात समझ? ठीक है। अब अगर हम इसे यहां पे जाके कहें लेट्स सपोज -34, अरे बात ठीक है। सो हमने पहले ये लाइन चली, इसने -34 चेक किया, इसने चेक किया कि -34 0 से बड़ा है, आंसर आया फॉल्स। फॉल्स आया तो मतलब इफ स्किप कर दो। आ रही बात समझ में? स्किप करने के बाद वो सीधा बाहर आ जाएगा और उसने ये लाइन चला दी। ठीक है। स्किप करने का मतलब ये नहीं है कि बाकी कुछ नहीं चलेगा, स्किप करने का मतलब है सिर्फ उतना एरिया नहीं चलेगा, बाकी तो अपनी नेचर के अकॉर्डिंगली बाहर आएगा ही आएगा एक एक लाइन में चलाने। जब तक सॉफ्टवेयर खत्म नहीं होता उसने तो अपना काम करना ही करना है प्रोग्रामिंग में। आ रही है बात समझ में? ठीक है। सो यहां पे हमने ट्रू या फॉल्स लगा के डिसीजन इंप्लीमेंट कराने हैं। क्लियर हो गया? क्लियर है? सिंपल इफ स्टेटमेंट, जहां पे हमारे पास एक ही कंडीशन है वहां पे हम लोग क्या लगा देंगे? सिंपल इफ लगाएंगे। बहुत सारी सिचुएशन होगी जब हमें सिर्फ एक ही चीज चेक करनी है, तो वहां पे सिंपल क्या लगेगी? आपकी इफ लगेगी। ठीक है, राइट। सो ये एक बार ध्यान में रखना है। लेट्स सी, क्लियर है सबको? ओके। देन वी हैव इफ एल्स। इफ एल्स जहां पे हमारे पास दो सिचुएशन आ गई। अच्छा, अगर ये नहीं करना तो अब क्या करेंगे भाई? दूसरी स्टेटमेंट चलानी है, दूसरा ब्लॉक चलाना है, कुछ भी हो सकता है उसमें, 10 लाइनें 20 लाइनें कुछ भी हो सकती हैं। ठीक है, राइट। तो तब हम इफ के साथ किसकी पेयरिंग करते हैं? एल्स। याद रखना, एल्स हमेशा एग्जीक्यूट होगा अगर आंसर फॉल्स है, एंड एल्स के साथ कभी भी कोई एक्सप्रेशन नहीं आएगा। एल्स के साथ कभी कोई एक्सप्रेशन हमेशा किसके साथ आएगा? इफ के साथ। आ रही बात समझ में? इफ के साथ अगर एक्सप्रेशन ट्रू है तो इफ वाला हिस्सा चलेगा, अगर फॉल्स है तो वो चेक करेगा कि एल्स है तो वो एल्स वाला हिस्सा चलाएगा, अगर एल्स नहीं है तो वो बाहर आ जाएगा, जैसे पिछली बार आ गया। समझ में आ गई बात? क्लियर हो गया? ठीक है। सो ये जरूर याद रखना कि यू कैन नॉट राइट एक्सप्रेशन विद एल्स, इज ऑलवेज फॉल्स। ठीक है, राइट। सो ये ध्यान में रखना है हम लोगों ने। सो लेट्स गो टू इफ एल्स स्टेटमेंट। ठीक है, तो देखो, सो हमने यहां पे क्या किया? अगर अमाउंट 0 से ज्यादा है, ट्रांजैक्शन डन। ठीक है, अपडेशन विल बी डन। अगर आंसर फॉल्स आ गया तो मैं चाहता हूं कहां पे चला जाए? एल्स। और एल्स के अंदर हमने क्या प्रिंट लिखा था? आ रही है बात समझ? ठीक है, और वो करने के बाद फिर बाहर आ जाए, बाहर तो आना ही है उसने अपने मेन सीक्वेंस में। ठीक है, सो अब अगर हम इसे रन करें, सो लेट्स सो आई से 500 देन द सेम। ठीक है, सो एंटर हुआ, यहां पे ट्रू आया, अंदर गया, अब सीधा बाहर आ जाएगा, एल्स पे नहीं जाएगा ना, क्योंकि इफ वाला हिस्सा चल गया। ठीक है, राइट। और विल से -34। ठीक है, सो जब हमने यहां पे कहा कि -34 है तो उसने कहा फॉल्स है। फॉल्स है तो अपने आप उससे जाके चेक किया एल्स है, अगर एल्स है तो वो कहां पे चला गया? एल्स वाले हिस्से। ठीक है जी, और फिर वो बाहर आ गया। क्लियर? ठीक है, सो ये आपने ध्यान में रखना है। सो ये हमारी कौन सी कंडीशन होगी? इफ एंड एल्स। ठीक है, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? क्लियर? ओके। नाउ अब हम आते हैं एलिफ। कहां पे? एलिफ। एलिफ जहां पे आपके पास मल्टीपल कंडीशंस एवेल्युएट करनी है। मल्टीपल कंडीशंस है आपके पास, एक नहीं है, दो नहीं है। एक होती इफ लगा लेते, दो है तो क्या लगा लेते? इफ एल्स। अब बहुत ज्यादा आ गई और वो एक एक करके चेक करनी है हमें। ठीक है, तो तब हम लोग क्या लगाते हैं? पहली के लिए इफ, क्योंकि मैंने आपको कहा था कि एल्स के साथ कभी भी कंडीशन, तो हमने एलिफ बना दिया। अगर आपको लगा कि यार मेरे पास तो 4-5 कंडीशंस हैं, लेट्स मेरे पास 4 कंडीशन है, तो पहली कंडीशन मैंने किसके साथ लगा दी? इफ के साथ। अब दूसरी कंडीशन कहां पे लगाऊं? तो फिर वो एलिफ के साथ कंडीशन लगा देनी है कि भाई पहले ये चेक करो, अगर ट्रू है तो चला दो, नहीं है तो फिर ये वाली कंडीशन चेक करो, अगर ट्रू है तो चला दो, ये भी नहीं है तो ये वाली कंडीशन चेक करो, अगर कोई मैच नहीं हो रही तो फिर फॉल्स है फाइनली, तो कहां पे जाना है?
पता ही है, जाना है हमारा रास्ता ही वही है। आ रही बात समझ में? ठीक है, एल्स के साथ कंडीशन नहीं आनी, बस ये याद रखना है। तो कंडीशन आनी है, अगर बहुत ज्यादा कंडीशन है तो किसके साथ कंडीशन आएगी? एलिफ। इफ यू आर लर्निंग जावा और इफ यू हैव लर्न जावा एंड सी सी प्लस प्लस, वहां पे एल्सिफ हो जाता है। ठीक है जी, पाइथन में वी राइट एलिफ। ठीक है, राइट। So what we want to do is, now let's go to Elif. ठीक है, ध्यान से देखो। So हमारी कंडीशन है कि अगर पैसे, अब कंडीशन क्या है, आप अमाउंट एंटर करोगे, हम आपके पैसे ट्रांजैक्शन करवा देंगे, लेकिन कंडीशन ये है कि अगर आपका अमाउंट 25,000 तक का है तो आपको 2% टैक्स देना है, 50,000 तक का है तो 5% टैक्स देना है, 50,000 से ऊपर है तो 10% टैक्स देना है। आ रही बात समझ? तो मल्टीपल कंडीशन आ गई ना यहाँ पे। तो देखो, हमने सबसे पहले इफ लगाई, अमाउंट इज ग्रेटर देन 0, अमाउंट इज लेस देन, 25,000, बीच में हमने क्या लगा दिया, क्योंकि रेंज है ना, रेंज में एंड लगेगी, 0 से बड़ा है एंड 25 से छोटा है। आ रही है बात समझ में? सो अगर दोनों का आंसर मिलके ट्रू आएगा तभी ट्रू होगा, याद है ना लॉजिकल ऑपरेटर किए थे। तो इफ के साथ ट्रू आएगा तो ये वाला पार्ट चलेगा। आ रही बात समझ? ठीक है जी, राइट। अगर फॉल्स आ गया तो फिर वो क्या चेक करेगा? एलिफ। एलिफ में हमने कहा था 25,000 से ज्यादा है, 50,000 से कम। ठीक है, तो ये वाला पार्ट चल पड़ेगा। अगर 50,000 से ज्यादा है तो ये वाला, अगर कोई नहीं है तो। आ रही बात समझ? ठीक है, सो लेट्स लर्न इट, बिकॉज मैक्सिमम बच्चों को पता होगा, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूं कि मैं एक एक करके आपको आउटपुट दिखा दूं ताकि डाउट्स क्लियर हो जाए। सो लेट्स गो फॉर फर्स्ट 10,000। ठीक है, क्लियर? ठीक है, सो पहले ही आपने एंटर किया 10,000, 0 से बड़ा था, आंसर क्या आया? ट्रू। 25,000 से कम था, आंसर क्या आया? ट्रू। ट्रू एंड ट्रू, ट्रू। तो फिर वो अंदर क्या, ट्रांजैक्शन डन, प्रिंट एक्स 2%, सीधा बाहर आ गया, उसके बाद प्रिंट थैंक यू। अरे बात समझ? क्लियर हो गया? तो दोनों नहीं चल रहे, बल्कि आप ये मत सोचना पांचों के पांचों चल जाएंगे, चलना हमेशा एक ही है। अब लेट्स सपोज हमने कहा 35,000। ठीक है, सो 35,000 0 से बड़ा था, ट्रू। 35,000 25,000 से कम था, फॉल्स। ट्रू एंड फॉल्स, फॉल्स। ठीक है जी, राइट। सो फॉल्स आया मतलब इफ नहीं चलेगी, तो वो स्किप करके अगले वाले हिस्से में चली गई। अगले हिस्से में जाके चेक किया, 35,000 25,000 से बड़ा है, ट्रू। 35 50 से छोटा है, ट्रू। तो ट्रू में क्या आ गया? अरे बात समझ में? क्लियर हो गया? सेम लॉजिक तीसरे का लग जाएगा। ठीक है जी, राइट। सो तीसरा लॉजिक नहीं चलाता मैं, लास्ट लॉजिक चला देते हैं, एल्स वाला। सो लेट्स सो एल्स से -345। अरे बात समझ? ठीक है, सो -345 ग्रेटर देन 0, फॉल्स। -345 लेस देन 25,000, ट्रू। ट्रू एंड फॉल्स, फॉल्स। ये क्या हो गया? फॉल्स। ये क्या है? ट्रू। अरे बात समझ में? -35 का अगेन ट्रू एंड फॉल्स, फॉल्स। बड़ा है? नहीं, 50,000 से बड़ा नहीं है, फॉल्स। तो बचा के आखिर में एल्स। क्या चलना था? समझ में आ गई? क्लियर है यहां तक? ठीक है, सो दैट विल बी योर एलिफ। ठीक है, सो वेयर यू हैव टू राइट योर फर्स्ट कंडीशन इन इफ एंड देन रेस्ट ऑफ द कंडीशंस इन एलिफ। ये मैंने तुम्हारे सॉल्व्ड और अनसॉल्व्ड में भी काफी प्रोग्राम्स दिए हैं ताकि आप लोग उसको प्रैक्टिस कर सको। ठीक है, राइट? क्लियर यहां तक? समझ में आ रहा है डिसीजन मेकिंग? ओके, उसके बाद हम चल जाते हैं अब नेस्टेड इफ या नेस्टेड इफ एल्स पे। वो बहुत सिंपल है, सुनने में लगता है नेस्टेड है, पर जब आपको जो स्टेप लेने हैं, पहले एक चेक करना है, अगर वो स्टेप है तो फिर आगे जाके दूसरा चेक करना है, अगर वो है तो फिर तीसरा आगे जाके चेक करना है। ऐसे हमने एटीएम की एग्जांपल दी थी, परफेक्ट एग्जांपल फॉर नेस्टिंग। पहले चेक करो कार्ड वैलिड है कि नहीं, अगर वैलिड है अच्छा अब अंदर आगे। अब चेक करो पिन कोड वैलिड है कि नहीं। अरे बात समझ में? अच्छा पिन कोड वैलिड है, अब अंदर जाके चेक करो कैश है कि नहीं। ठीक है, तो जहां पे हमारे पास लेवल होते हैं कि पहले एक लेवल क्लियर करो, फिर अंदर जाके दूसरा लेवल चेक करना है, फिर अंदर जाके तीसरा लेवल चेक करना है। तो ऐसी सिचुएशन में हम लोग क्या यूज करते हैं? नेस्टेड इफ या नेस्टेड इफ एल्स। ठीक है, सो
कुछ प्रोग्राम चलाते हैं इसके साथ. So let's go for nested if. ठीक है, तो सामने देखो. So ऐसे एंटर अमाउंट. अगर अमाउंट 0 से बड़ा है तो फिर हम ट्रांजैक्शन करेंगे, अगर नहीं है तो हम इनवैलिड अमाउंट लिख देंगे. ठीक है. अब अगर 0 से बड़ा है फिर हम चेक करेंगे, हमारी लिमिट है 50,000 की, तो हमने अंदर जाके चेक किया कि क्या 50,000 से कम है, तो क्या प्रिंट कर दो. आ रही है बात समझ? क्लियर हो गया? ठीक है, राइट. तो ये इफ के अंदर हम क्या चला रहे हैं, या एल्स के अंदर भी हम इफ चला सकते हैं. ठीक है, राइट. सो वो इश्यू नहीं है हमारे पास. सो लेट्स सपोज आई विल से दिस वन. ठीक, क्लियर. सो 345 0 से बड़ा है, ट्रू. अंदर गए 345 50,000 से कम है, ट्रू. तो चल पड़ा, चल के बाहर आ गया. इसको आप एंड के थ्रू भी कर सकते थे, ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 50,000. दैट यू कैन आल्सो डू दैट. सो ये मत सोचना, ये तुमने अपना कंफर्टेबल लेवल देखना है आगे जाके, ये रिक्वायरमेंट देखनी है. सो क्लियर हो गए यहाँ पे. सो ये हमारी कौन सी होगी, नेस्टेड इफ. सो इफ के अंदर हमने क्या लगा दी है, इफ लगा दी है. ठीक है, या फिर एल्स के अंदर हम क्या लगा दें, इफ लगा दें, तो उसे नेस्टेड इफ बोलेंगे. और अगर इफ एल्स दोनों लगानी है तो फिर नेस्टेड इफ एल्स बोल दो. ठीक है. सो अगर आप यहां पे आए, ठीक है, सो यहां पे चेक करो. सो हमने कहा अगर अमाउंट 0 से बड़ी है लेकिन 50,000 से छोटी है, कॉन्ग्रेचुलेशन. लेकिन अगर 50,000 से ज्यादा है तो, ठीक है, क्लियर हो गया. सो इफ के अंदर हमने क्या लगा दी, इफ एल्स. द ओनली इश्यू दैट यू विल बी फेसिंग, मैनी ऑफ यू विल बी फेसिंग, कि जब आप रियल लाइफ में जाओगे वहां पे बड़ी कंडीशंस होंगी, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि जो मैं इल्स लगा रहा हूं वो किसका पेयर है, किस इफ का पेयर है. वो तो पता ही है इफ का पेयर होगा. ठीक है, तो वहां पे आप कंफ्यूजन हो जाओगे. जहां पे 4 से 5 इफ एल्स आ गई एक के अंदर एक, वहां पे आपने कंफ्यूज हो जाना ये एल्स किसको बिलोंग करती है. आ रही है बात समझ में? सो बनाते वक्त आपने ध्यान में रखना है. ठीक है, राइट. जैसे ये एल्स इस इफ का नहीं है, ये एल्स इस इफ का. इंडेंटेशन. दैट इज व्हाई पीपल प्रेफर पाइथन. ठीक है, पाइथन में इंडेंटेशन थोड़ी इजी कर दी गई है. ठीक है, क्लियर हो गया यहां तक? तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, नेस्टेड इफ एल्स. इस इफ के अंदर फर्दर इफ एल्स हो सकती है. सो देयर इज नो लिमिट. पाइथन में या किसी भी लैंग्वेज में कोई लिमिट नहीं है कि कितना इफ के अंदर आप क्या दे सकते हो, इफ एल्स. ये आपको अपने सिस्टम की कॉम्प्लेक्सिटी ढूंढनी है. मेरा सिस्टम कैसे चल रहा है, कितने लेवल पे चल रहा है. ठीक है, और उतने लेवल्स आपने नीचे क्या करते रहने हैं, ऐड करते रहने. ठीक है. The only problem I think you guys face या you guys will face is कि जब आप प्रॉब्लम को समझते हो तो आप एक स्टेप नहीं करते जो हम लोग करते हैं. हम जब प्रॉब्लम को समझते हैं तो हम पहले प्रॉब्लम को लाइंस में डिवाइड कर देते हैं. हम डायरेक्टली प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करते हैं. हम प्रॉब्लम स्टेटमेंट पढ़ते हैं, फिर उसमें से चैलेंज बनाते हैं कि अच्छा पहले क्या करना है, अच्छा बी स्टेप, दूसरा क्या करना है, फिर सी स्टेप. पूरा प्रॉब्लम हम कभी नहीं सॉल्व करते, कभी भी पूरा प्रोग्राम नहीं सॉल्व करते. हम पहले उसमें से एक हिस्सा कर लेते हैं सॉल्व. एक प्रो कोड चल गया, अब उसके बाद फिर दूसरे सेक्शन पे उसको इंक्लूड करते हैं. दूसरा भी चल पड़ा, फिर तीसरा. ऐसा नहीं कि सॉफ्टवेयर बनाना है तो सारा एक साथ ही बनाना. हम क्या कर दो, स्टार्ट कर दो प्रॉब्लम को, पहले उसकी एक प्रॉब्लम को सॉल्व करो. अरे बात समझ में? ठीक. जैसे फॉर एग्जांपल करेंसी चेंज का कोड दिया, तो ये मत सोचो अभी कि यार करेंसी कोड के 500 200 100 के कैसे नोट निकालूं. पहले सोचो कि 500 का नोट कैसे निकालूं, कितने देने हैं. अरे बात समझ में? वो कोड निकल गया 500 का, वही आपका आगे 200 का निकल आना है, वही आपका 100 का निकल आना है. Are you getting a point? So कभी भी प्रॉब्लम को कभी भी इस अप्रोच से मत लेके जाओ कि पूरा सॉल्व करना है. उसमें से पहली में एक प्रॉब्लम निकालो, उसको सॉल्व करो, सिर्फ उसको सॉल्व कर दो. वो सॉल्व होगी 70-80% आपका पूरा प्रोग्राम सॉल्व हो गया, क्योंकि वही मिमिक हो जाना आगे. ठीक है, कुछ चैलेंजिंग हो गए फिर उनको एक एक करके पकड़ते जाओ. अभी बात समझ में? ठीक है, तो पूरी प्रॉब्लम को एज अ होल कभी नहीं देखना, उससे पहले बीच में डिवाइड करना है प्रॉब्लम को, फिर उसको आपने क्या करना है, सॉल्व करना. क्लियर है यहां तक? ठीक है. सो ये आपका है इफ एल्स या डिसीजन मेकिंग. इस सो नाउ बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है. इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव के आपकी कोडिंग बहुत कम कर देगा ये. ठीक है. दैट इज वर्किंग विद पाइथन लाइब्रेरीज. ठीक है. नाउ लाइब्रेरी जब हम लोगों ने लास्ट टाइम डिस्कस किया था
तो मैंने बताया था कि जब आप पाइथन इंस्टॉल करते हो तो उसके साथ बहुत सारी चीजें इंस्टॉल होती है, आईडी, लैंग्वेज, कंपाइलर, इंटरप्रेटर्स, प्लस हमने कहा था लाइब्रेरीज इंस्टॉल होती हैं, ठीक है। कुछ लाइब्रेरी इंस्टॉल होती है, कुछ हम एडिशनल कर सकते हैं। सो लाइब्रेरी क्या है? लाइब्रेरी इज बेसिकली रीयूजेबल कोड। कौन सा है? जो एक बार बन चुका है और आप उसे बार बार यूज कर सकते हो, आपको उसके लिए प्रोग्रामिंग लिखने की जरूरत नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल मॉनिटर पे प्रिंट करना है, तो आपको पता है प्रिंट मेथड कॉल करना है। प्रिंट मेथड एक्चुअली डज नॉट प्रिंट ऑन मॉनिटर, उसके लिए बहुत बड़ी प्रोग्रामिंग है मॉनिटर पे प्रिंट करने की, बट क्योंकि वो कोड बार बार चाहिए होता है हमें, तो हमने आपको एक प्रिंट मेथड बना के दे दिया। आप उसे सिर्फ कॉल कर देते हो, प्रिंट मुझे मॉनिटर पे ये चाहिए, मैं डेटा पास कर रहा हूँ, ये मॉनिटर पे जाके क्या कर दो? प्रिंट कर दो। वो कर देता उसी वक्त। कीबोर्ड से इनपुट लेनी है, हमें एक मेथड दिया गया इनपुट, दैट्स इट। तो उसका कोड पहले से लिखा जा चुका है। समझ में आ रही है बात? वो हमने नहीं लिखा। कीबोर्ड से कैसे इनपुट लेनी है, फिर उसे कैसे वेरिएबल में सेव करना है, बहुत बड़ी लाइनों का कोड है वो, हम एक लाइन में कर लेते हैं सिर्फ इनपुट लिख के, ठीक है, राइट। सो लाइब्रेरीज हमारे लिए यूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? एक, वो हमारा डेवलपमेंट टाइम रिड्यूस करती है। क्या रिड्यूस करती है? ठीक है। और जो चीजें हमें पता है कि बार बार यूज होनी है, कई चीजें एज अ प्रोग्रामर हमें नहीं आती या हम नहीं कर सकते, बहुत सारे टास्क है जो आप नहीं कर सकोगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने एक सॉफ्टवेयर बनाया ई कॉमर्स का, अब आप चाहते हो कि जैसे ही ट्रांजैक्शन हो उसी वक्त कस्टमर के मोबाइल फोन पे एक मैसेज चला जाए, Are you getting my point? एक मैसेज चला जाए और उसको एक ईमेल भी चली जाए कि ये आपकी रिसिप्ट है और ये आपका ऑर्डर है। करते हो ना, देखते हो ना, ऐसा होता है। अब आपको एज अ प्रोग्रामर पता ही नहीं है कि यार एसएमएस कैसे काम करते हैं, कैसे टेलीकम्युनिकेशन वालों के साथ कम्युनिकेट करना है, कैसे वहां से फिर मैसेज आगे भेजना है, ठीक है। तो ऐसे कोड्स पहले से बना के दे दिए जाते हैं आपको। अरे ये बात समझ में, ताकि क्योंकि उनको पता है कि हर प्रोजेक्ट में क्या होने हैं, यूज होने हैं। तो प्लीज इसको लो और इसको सिर्फ आपने कॉल करना है। आपसे हम इतना एक्सपेक्ट करते हैं कि आप सिर्फ वहां पे ज्यादा काम करें जहां पे यूनिक कोडिंग है, यहाँ पे यूनिक लॉजिक लगना है, वो आपको लगा के अपना सॉफ्टवेयर बनाना है। आपका कोई आइडिया है दिमाग में, आप उसे इंप्लीमेंट करना चाहते हो, ठीक है। तो लाइब्रेरी जितना वो आप स्टडी करोगे उतना आप अच्छा सॉफ्टवेयर कम टाइम में बना पाओगे, ठीक है, राइट। सो लाइब्रेरीज पता लग गया क्या है, ठीक है। अब पाइथन में इन्हें क्या नाम दिया जाता है? सो बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं। दो नाम इंटरचेंजेबली पाइथन में लाइब्रेरीज के चेंज होते हैं। कई बार हम बोलते हैं मॉड्यूल, याद रखना मेरा वर्ड, शायद अभी समझ में ना आएगा। कई बार बोलते हैं पैकेज। क्या बोलते हैं? मॉड्यूल या पैकेज, ठीक है, याद रखना। अब दोनों में क्या डिफरेंस है? मतलब कि लाइब्रेरी जो पाइथन में आपको दी गई है वो एक मॉड्यूल की फॉर्म में दी गई है और एक इस फॉर्म में दी गई है पैकेज, ठीक है। इसमें से मॉड्यूल हम किसे कहते हैं? मॉड्यूल हम कहते हैं एक फाइल पहले से बनी हुई है जिसमें सारी कॉमन फंक्शनैलिटीज लिखी होंगी, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? मॉड्यूल। क्या बोलेंगे? जैसे फॉर एग्जांपल हमने एक मैथ का मॉड्यूल बनाया, यानी कि एक मैथ की फाइल बनाई हुई है, उसमें एब्सोल्यूट, स्क्वायर रूट निकालना, पाई की वैल्यू निकालना, सब कुछ पहले से दिया हुआ है, आपको सिर्फ उसे कॉल करना है। आ रही है बात समझ में? तो उस मैथ वाली फाइल को हम लोग क्या बोल देंगे? मॉड्यूल। समझ में आ रही है मेरी बात? ठीक है। और जो पैकेज है, पैकेज हम बोलते हैं कलेक्शन ऑफ मॉड्यूल्स को। क्या बोलते हैं? ठीक है। फॉर एग्जांपल अब आप इसके बाद कोर्स करते हो कि मुझे डेटा साइंस सीखना है जी। अब डाटा साइंस में आपको पैकेज पहले डाउनलोड करना पड़ेगा, उसमें बहुत सारे मॉड्यूल होंगे। ग्राफ बनाने हैं, कैसे बनाने हैं उसके मॉड्यूल अलग है, डेटा विजुअलाइज करना है उसका मॉड्यूल अलग है, डेटा को एनालाइज करना है, सॉर्ट करना है उसका मॉड्यूल अलग है, फिल्टर करना है उसका मॉड्यूल अलग है, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो ये इतने सारे मॉड्यूल्स यानी बहुत सारी फाइल्स की जब कलेक्शन हो जाती है तो उसे हम क्या बोल देते हैं? पैकेज। क्या बोल देते हैं? समझ में आपने वो डिस्प्ले करवाया था ना कि जो लोकेशन बता रहा था, हाँ, तो टर्टल फिर मॉड्यूल है। हाँ जी, टर्टल एक पैकेज है, उसमें काफी फाइल है, ठीक है, राइट। सो हमारे पास और कलेक्शन ऑफ पैकेज को हम लाइब्रेरी बोल देते हैं। तो जनरल टर्म देनी है तो मॉड्यूल मतलब सिंगल फाइल जिसके अंदर बहुत सारा कोड दिया है आपको, आप उस फाइल को कॉल करके उसे क्या कर सकते हो? रीयूज कर सकते हो। हम सिखाएंगे कैसे करना है, ठीक है, राइट। पैकेज क्या है? कलेक्शन ऑफ मॉड्यूल्स। एंड कलेक्शन ऑफ पैकेजेस को हमने क्या बोल दिया? कुछ लाइब्रेरी, तो मेन लाइब्रेरी है, उसको नीचे आके डिवाइड किया गया। तो जब आप पाइथन इंस्टॉल करते हो तो कुछ लाइब्रेरीज आपकी साथ में क्या हो जाती हैं? इंस्टॉल हो जाती हैं। सारी नहीं हो सकती, ठीक है जी, क्योंकि हर किसी का काम अलग अलग है। We have more than 1,37,000 libraries in Python. 1 lakh. अब
ये तो इंस्टॉल नहीं ना हो सकती, ठीक है। तो जो कॉमन है उनको पता है आपको ऐसा सॉफ्टवेयर डेवलपर चाहिए, वो डाल देते हैं। फिर जो आपको एडिशनल चाहिए होती है वो आप इंस्टॉल कर सकते हो। क्या कर सकते हो, ठीक है। उसके लिए कमांड आती है पिप इंस्टॉल। क्या आती है, पिप इंस्टॉल, ठीक है जी। आपको जो भी पाइथन में कोड करना है, सो लेट्स सपोज आज आप कहते हैं यार मैंने घर पे जाके ना कोड बनाना है टेक्स्ट टू स्पीच, कि मैं कुछ भी टेक्स्ट एंटर करूं, सॉफ्टवेयर क्या करते हैं उसको बोल दे उसको, ठीक है। सो लेट्स सपोज आपने सोचा कि मैंने टेक्स्ट टू स्पीच बनाना है, ठीक है, राइट। सो आपने जाके सबसे पहले देखना है कि उसके लिए मुझे, अब आपको पता ही टेक्स्ट टू स्पीच कैसे करते हैं, तो आप पहले देखोगे उसके लिए कौन सी लाइब्रेरी है जहाँ पे कोड पहले से दिया हुआ है। आगे बात समझ में, उस लाइब्रेरी को फिर आपने देखना कि पाइथन में है या नहीं है। अगर नहीं है तो आप उसे क्या करोगे, इंस्टॉल करोगे। आगे बात समझ में, इंस्टॉल करने के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर यूज होता है, पिप। कौन सा सॉफ्टवेयर, पिप, ठीक है। और इंस्टॉल करना बड़ा सिंपल है, आपने रन पे जाना है, cmd कमांड प्रॉम्प्ट पे जाना है, ठीक है, और उसके बाद लिखना है पिप इंस्टॉल जो भी आपको पैकेज इंस्टॉल करना है लाइब्रेरी, ठीक है। सो लेट्स सपोज मुझे इंस्टॉल करनी है मैटप्लॉटलिब, मेरे पास ऑलरेडी है वैसे, बट आई एम जस्ट गोइंग टू टाइप एंटर, ठीक है। सो वो इंस्टॉल करेगा। मेरे केस में देखो क्या लिखा रहा है, रिक्वायरमेंट ऑलरेडी, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी क्या है, इंस्टॉल है। अभी बात समझ में। कल को मुझे वो नहीं चाहिए, मेरा सिस्टम स्लो हो रहा था, मेरा काम खत्म हो चुका है, आई विल सो पिप अनइंस्टॉल मैटप्लॉटलिब, ठीक है। कहता है अगर इस लाइब्रेरी को इंस्टॉल करना है तो ये वाली भी लाइब्रेरीज इंस्टॉल करो पहले, कोई डिपेंडेंसी होगी। इफ आई क्लिक ऑन यस, जो मैं नहीं करूंगा, तो पहले ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होंगे, फिर मेरा मैटप्लॉट क्या हो जाएगा, अनइंस्टॉल हो जाएगा। और ये बात समझ क्लियर हो गया, ठीक है। सो पिप सॉफ्टवेयर यूज होगा अगर कुछ थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज आपने क्या करनी है, इंस्टॉल करनी है, ठीक है। कुछ एग्जांपल्स मैं दे देता हूं, जैसे मैटप्लॉट लाइब्रेरी है, ये लाइब्रेरी यूज होती है डेटा विजुअलाइजेशन के लिए। किसके लिए, इस लाइब्रेरी में आपका कोई भी डेटा एनालिसिस आपने किया है, अब आपको उसके चार्ट्स बनाने हैं। आपने सुना होगा कॉलम चार्ट, पाई चार्ट, बार चार्ट, आपने अपने डेटा को विजुअलाइज कराना है, ठीक है। जैसे आप क्रिकेट का कोई सॉफ्टवेयर बना रहे हो, आपने उसका डेटा विजुअलाइजेशन करना है कि प्लेयर ने कितनी स्कोर मारी, किस एंड पे क्या स्कोर मारी, रन स्कोर किया, सॉरी, तो आप ये वाली लाइब्रेरी इंस्टॉल करोगे। कौन सी, मैटप्लॉट। इसमें पहले से कोड्स हैं जो आपको कॉल करने हैं, ठीक है। पाई गेम, अगर आप गेम डेवलपमेंट में जाना चाहते हो तो देन यू कैन गो फॉर पाई गेम। इसमें बहुत सारे फंक्शन है जो गेम डेवलपमेंट के लिए यूज होते हैं, ठीक है। देन वी हैव पांडास। पांडास इज फॉर डेटा एनालिसिस, अगर आपको डेटा एनालाइज करना है, ठीक है, राइट, तो हम पांडा यूज करते हैं। स्क्रैपी, अगर आपको इंटरनेट से कुछ डेटा स्क्रैप करना है अपने सॉफ्टवेयर के अंदर। सो लेट्स मैं एक सॉफ्टवेयर बना रहा था, मैं एक वेबसाइट बनाना चाहता हूं जिसके अंदर मैं सिर्फ और सिर्फ लेट्स सपोज अलग अलग वेबसाइट से डेटा उठा के जो सेल पे आइटम्स हैं कूल गैजेट्स की, वो दिखाना चाहता हूं, ठीक है जी, राइट। सो हम स्क्रैपी यूज करेंगे, फिर उसको हम कोई भी वेबसाइट का नाम दे देंगे, अपनी कंडीशन लगाएंगे, वो उस वेबसाइट से डेटा स्क्रैप करके मैं अपनी वेबसाइट पे दिखा दूंगा, ठीक है, राइट। सो ये सारी लाइब्रेरीज, हर काम के लिए लाइब्रेरी आपको दी जाती है। क्लियर हो गया, लाइब्रेरी कंसेप्ट क्लियर है, यस सर, ठीक है। पहले एक सिंपल लाइब्रेरी का काम करते हैं, सिंपल। मैथ की लाइब्रेरी, ठीक है। सो हमें स्क्वायर रूट निकालना है, क्या निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है, एंड हमें हेल्प चाहिए लाइब्रेरी की। सो लेट्स go to math, ठीक। सो लाइब्रेरी इस तरह से हम इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट देन मॉड्यूल का नाम। सो मेरे इस वक्त मॉड्यूल का नाम क्या है, तो मान के चलो जहां पे पाइथन इंस्टॉल है वहां पे कहीं ना कोई math.py नाम की फाइल है। जब पाइथन इंस्टॉल हुआ था साथ में कोई math.py नाम की फाइल इंस्टॉल हुई होगी जिसमें कुछ फंक्शंस दिए हुए हैं, ठीक है। जैसे इस केस में मैंने यूजर से नंबर मांगा और मुझे उसका स्क्वायर रूट निकालना था, तो आपने पैकेज का नाम लिखना है, सॉरी मॉड्यूल का, मॉड्यूल डॉट जो मेथड आपने कॉल करना है, जैसे स्क्वायर रूट है उसके अंदर इनबिल्ट बना हुआ है स्क्वायर रूट। ये कहता है मुझे कोई भी नंबर दो, मैं आपको उसका क्या दिखा दूंगा, स्क्वायर रूट दिखा दूंगा, ठीक है जी, राइट। तो मेरी कोडिंग बच गई ना स्क्वायर रूट निकालने की, ठीक है। सो लेट्स एक्सरसाइज क्लियर, क्लियर हो गया, ठीक है जी, राइट। सो लाइब्रेरी है, ठीक है। अब मैथ में हम क्या क्या कर सकते हैं, सर ने तो एक एग्जांपल दे दी,
ठीक है जी, बहुत सारी चीजें हैं जो अवेलेबल है, आपको देखना है। एक चीज याद रखना, आप उतना ही काम करवा पाएंगे एक लाइब्रेरी से जितना आप पढ़ेंगे। तो आपको स्टडी करना है कि उस मॉड्यूल में मैं और क्या क्या कर सकता। अब मैंने मैथ इंपोर्ट किया तो उसमें क्या मुझे कुछ और चाहिए जो मैं कर सकता हूं, तो आपको हमेशा क्या रीड करनी है। देखो मैंने क्या लिखा हुआ है, डॉक्यूमेंटेशन। कोई बुक नहीं है, पाइथन ने अपनी सारी डॉक्यूमेंटेशन ऑनलाइन दी हुई है, आपको सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन स्टडी करनी है। सो सामने देखो, गो टू गूगल, टाइप पाइथन मैथ डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है, ये आपकी डॉक्यूमेंटेशन आ गई। हमेशा पहले ही आएगा docs.python, ठीक है। नाउ यू गो मूव हियर, यहां से आपने अपना वर्जन सेलेक्ट करना है जो आपका वर्जन इंस्टॉल्ड है, क्योंकि जब भी एक नया वर्जन आता है तो नए फीचर्स और ऐड कर देते हैं, नए मेथड और ऐड कर देते हैं, या जो उन्हें लगता है कि नहीं यूज हो रहे उन्हें रिमूव कर देते हैं। तो आपने हमेशा सबसे पहले क्या चेक करना है, वर्जन। अब आप नीचे आओगे तो देखो उसने आपको कितने मेथड्स दिए हुए हैं, सील, कॉम, उसको पढ़ो, कॉपी, साइन, इसमें से कई चीजें आपको पता होंगी, कई पता ही नहीं होगी। जो अब आपको चाहिए ये देखो, अब जैसे फॉर एग्जांपल हमने क्या लिया था, स्क्वायर रूट, ये देखो स्क्वायर रूट, ये इज स्क्वायर रूट है चेक करने के लिए, ठीक है, ये देखो, क्लियर, ठीक है। तो ये अब आप देखो, ये सारे मेथड्स हैं, देख रहे हो, हेडिंग्स बना के उन्होंने आपको दिए हुए हैं, ट्रिग्नोमेट्री के, ठीक है, हाइपरबॉलिक फंक्शन, कांस्टेंट्स। ये देखो आपको कहता है मुझे पाई की वैल्यू चाहिए, तो देखो क्या लिख दो, सिर्फ मैथ डॉट पाई, ठीक है। सो लेट्स गो, नीचे लिख देता हूं कहीं पे, प्रिंट मैथ डॉट पाई। चलो ये तो कुछ भी कर दिया, देखो आ गया नीचे पाई की वैल्यू, समझ में आ गई बात, क्लियर। सो इस तरह से लाइब्रेरीज हमारे पास बनी हुई है, बट उन लाइब्रेरीज की पावर को आप तभी समझ पाओगे अगर आप उसकी डॉक्यूमेंटेशन क्या करोगे, रीड करोगे। वरना क्लास में तो अपने एक एग्जांपल देके छोड़ दिया, अब उसके अंदर 10,000 फंक्शन तो ना आपको करा देंगे अगर है तो, ठीक है, राइट। सो बहुत 1,37,000 लाइब्रेरीज की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, वो आप कभी पूरी उम्र लगा के भी नहीं पढ़ पाओगे, समझ में आई बात, ठीक है, राइट। सो ये एक हमें ध्यान में रखना है। इसके अलावा जो रैंडम, मैं कॉमन लाइब्रेरीज कराता रहूंगा, हर क्लास में एक एक ऐड करेंगे, आज मैं कुछ कॉमन करा रहा हूं जो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। रैंडम नंबर बहुत जरूरी, कोई भी सॉफ्टवेयर बिना रैंडम के चलता ही नहीं, मैक्सिमम सॉफ्टवेयर रैंडम वैल्यू चाहिए, रैंडम काम हमें कराने पड़ते हैं। फॉर एग्जांपल आपने क्रिकेट की गेम खेल रहे हैं ना, उसकी स्टार्टिंग ही देखो कैसे होगी, गेम बनाई है, पहले टॉस होना है, अब टॉस में पता ही नहीं कि हेड आएगा या ठीक है जी, पीछे आपको कोई रैंडम जनरेट करवाना पड़ेगा, ठीक है जी। रैंडम मतलब आपको भी नहीं पता, कंप्यूटर को भी नहीं पता, उसको सिर्फ वैल्यूज पता है, उसमें से उसने एक वैल्यू क्या करनी है, ये बात समझ। डाइस वाली गेम आप खेलते हो, डाइस थ्रो करो, 1 से लेके 6 के बीच में एक आ जाए वैल्यू, ठीक है जी, रैंडम है। केबीसी कर रहे हो, रैंडम क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है। गेम खेल रहे हो, कॉइन्स रैंडमली बीच में आ रहे हैं जो आपको पिक करने हैं, रैंडम एलिमेंट, सरप्राइज एलिमेंट बीच में डाले होते हैं, ठीक है जी। सो रैंडम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आपको इस पे बहुत ज्यादा आपको अपनी स्किल्स इंप्रूव करने पड़ेंगे। मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं आपको कोड का, ध्यान से देखो, इंपोर्ट रैंडम। अब रैंडम के अंदर एक फंक्शन है मॉड्यूल में, रैंड इंटीजर, और भी होंगे स्टडी कर, मैंने एक रैंड इंटीजर लिया है, ठीक है। उसमें हमने एक रेंज दे दी कि 1 से लेके कहां तक, 10 तक, कहता कुछ भी वैल्यू प्रिंट कर दो रैंडमली, ठीक है। अरे बात समझ, क्लियर। किसी को नहीं पता कि वह वैल्यू क्या आएगी पहले से, ठीक है। अब इस रैंडम को आपने कैसे यूज करना है अपने सॉफ्टवेयर के लिए, वो आपने डिसाइड करना है, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल डाइस वाली गेम है, तो उसमें इफ नंबर इज इक्वल टू 6 तो प्लेयर की टर्न, आ रही बात समझ में। इफ नंबर इज इक्वल टू 3 तो 3 स्टेप्स आगे जा सके, क्लियर है। अब क्रिकेट की गेम खेल रहे हो, हेड टेल आना है, तो कोई भी रैंडम नंबर जनरेट करा दिया 1 से लेके 10 तक, फिर पीछे इफ एल्स कंडीशन लगा दी, इफ नंबर इज लेस देन 5 हेड, इफ नंबर इज ग्रेटर देन 5 टेल, फेयर चांस दे दिया,
फेयर चांस दे दिया, आधा आधा नंबर जनरेट करा के बंद कर देते। क्लियर हो गया? ठीक है। सो रैंडम जो फंक्शन है वो आगे जाके हमने कुछ प्रोजेक्ट बनाने हैं, वहां पे भी यूज होगा। ठीक है, तो इसको प्लीज इसकी भी डॉक्यूमेंटेशन जाके स्टडी करनी है आपने, रैंडम की भी। पहले इस कोड को चला के देख लेना। ठीक है, सो आई जस्ट मूव हियर एंड आई से पाइथन रैंडम डॉक्यूमेंटेशन। ठीक है, सो देखो ये सारे फंक्शंस हैं रैंडम के। ये देखो रैंडम रेंज, ठीक है जी, राइट। रैंडम इंटीजर जो मैंने यूज किया, ठीक है, राइट। उसके अलावा रैंडम क्या है? चॉइस। बहुत सारे फंक्शंस हैं। रैंडम डॉट, किसी चीज को शफल करना है रैंडमली, आपने उसको एक लिस्ट बना के दे दी जिस पे 10 क्वेश्चन है, आप चाहते हो शफल होके आ जाए, तो रैंडम डॉट शफल यूज करोगे। आ रही है बात समझ? तो ऐसी बड़ी चीजें आप लोग यहाँ पे कर सकते हो। ठीक है, जैसे डेटा एनालिटिक्स वाले बंदे होते हैं, डेटा एनालिसिस सैंपल लेते हैं, मतलब कि अगर 1000 लोगों का है डेटाबेस, उसमें से कुछ सैंपल लेना है उन्होंने 4-5 लोगों का, देखो सैंपल फंक्शन है। आ रही है बात समझ? ठीक है, सो ये सारी हमारे पास क्या है? लाइब्रेरीज है। क्लियर हो गया? क्लियर है? यस सर। फिर जैसे हमें डेट टाइम चाहिए, सो एक डेट टाइम की भी मेरे पास लाइब्रेरी है। ये देखो, इफ आई रन दिस, आ रहा है आज की डेट और इस वक्त जो टाइम है। क्लियर? बट अगर आप इसको, अब ये थोड़ी कॉम्प्लेक्स है, इसको अगर आप डायरेक्टली यूज करोगे तो नहीं कर पाओगे आप बिना डॉक्यूमेंटेशन, बट इसको यूज ही नहीं कर पाओगे। अब आपको डॉक्यूमेंटेशन पहले पढ़नी पड़ी, तो पहले आपने क्या लिखा? फ्रॉम डेट टाइम इंपोर्ट। कई बार ये पैकेज होता है, उसके लिए फ्रॉम लिखना पड़ता है कि ये इस नाम का फोल्डर बना हुआ है, इसके अंदर इस नाम की फाइल है। इस पैकेज में देखो ना, 2 अलग अलग मॉड्यूल्स है ना, एक डेट वाला है और एक। आ रही है बात समझ में? सो अगर मैं डेट वाला लेके आ रहा हूं, तो उसमें से अगर मुझे आज की डेट चाहिए तो कौन सा मेथड कॉल किया मैंने? टुडे। तो ये टी डेट मैंने इसमें डाल दी। आ रही है बात समझ में? टाइम के लिए कौन सा फंक्शन था? वो इस पैक मॉड्यूल में था, मुझे ये मॉड्यूल उठाना पड़ा। मैं प्रोजेक्ट बना रहा था, एग्जांपल लेते हैं, मैं प्रोजेक्ट बना रहा था, मुझे ना डेट चाहिए थी, तो मैंने डेट सर्च किया, मुझे ये कोड मिला, मैंने ये यूज कर लिया। मैं इसी पैकेज में मॉड्यूल में ढूंढने लगा टाइम कैसे निकालना है, मुझे मिला नहीं। लेट्स सपोज, हो सकता हो बट मुझे नहीं मिला। ठीक है, तो जो मुझे और डॉक्यूमेंटेशन मिली गूगल से, उसने मुझे क्या दिखाया? मैंने फिर उससे उठा लिया काम। अरे ये बात समझ में? तो डेट टाइम में क्या आ रहा है? डॉट। बट अगर मैं ये सी टाइम प्रिंट करूं, बड़े ध्यान से देखना, मैं इस कोड को कमेंट कर रहा हूं। सो हमने क्या लिखा? डेट टाइम डॉट नाउ, और वेरिएबल किसमें स्टोर करा दिया? सी टाइम। जब मैंने इसे प्रिंट किया तो टाइम में ये आ रहा था। अरे बात समझ? टाइम में आ रहा था, डेट भी आ रही थी, उसमें आवर्स, मिनट, सेकंड्स और मिली सेकंड्स भी आ रहे थे। अरे बात समझ में? मुझे लेट्स सपोज सिर्फ आवर्स दिखाने हैं या मिनट्स दिखाने हैं, या यार आवर्स, मिनट, सेकंड, तो मैंने कहा ये कैसे करूं? फिर मैंने डॉक्यूमेंटेशन पढ़ी जाके। ठीक है, तो जिन्होंने बनाया उसका कोड ही पढ़ूंगा ना, कि तुमने क्या बनाया भाई मुझे बताओ। ठीक है, तो उसने मुझे कहा कि बॉस अगर आपको आवर्स, मिनट चाहिए या सेकंड चाहिए तो ये आपको कोड लिखना पड़ेगा। अरे बात समझ में? ठीक है जी, आपको एक फंक्शन कॉल करना पड़ेगा सी टाइम नहीं, जो भी आपका वेरिएबल का नाम है जिसमें आपका टाइम स्टोर है, डेट एंड टाइम, उस वेरिएबल का नाम लिखो, फिर डॉट लगा के क्या लिखो? स्ट्रिंग फॉर्मेट टाइम। स्ट्रिंग फॉर्मेट टाइम। उसको अगर आपने आर देखनी है तो परसेंटेज आर एच दो, मिनट के लिए परसेंटेज एम दो, सेकंड के लिए परसेंटेज। ये डॉट कॉलन तो मैंने खुद डाला क्योंकि दिखाना ऐसे था। अरे बात समझ में? बट आर कहता दिखाना है तो परसेंटेज एच लिखोगे, जहां पे मिनट दिखाना है तो परसेंटेज एम। सो ये मुझे पहले से नहीं पता था, ये मुझे तब पता चलेगा जब मैं उस डॉक्यूमेंटेशन को, और मैं डॉक्यूमेंटेशन कब यूज कर रहा हूं? जब मुझे जरूरत पड़ी है। तो पहले मैंने देखा कि यार मैं कोड लिखूं उससे पहले क्या कुछ ऐसा है जो मुझे बना बनाया मिल जाए, तो मैंने उसकी फिर लाइब्रेरी पढ़ी। समझ में आ गई बात? ठीक है जी, राइट। सो इस तरह से आपने कोड क्लियर हो गया। अब आप ये सोच सकते थे सर ने 2 वेरिएबल क्यों लिए, या मतलब सेम वेरिएबल के नाम क्यों लिए? मैं अलग अलग वेरिएबल भी ले सकता था, बट इस वेरिएबल को मुझे दोबारा कभी यूज नहीं ना करना, तो मैंने इस पे पहले पूरा डेट टाइम डाल दिया, फिर इसी में से सिर्फ आर, मिनट, सेकंड उठा के डाल दिए, बाकी हटा दिया। अरे बात समझ में? तो एक अलग वेरिएबल लेने की जरूरत नहीं। क्लियर हो गया कंसेप्ट? ठीक है। लास्ट इज अलायस। अलायस इज कि अगर आपको लगता है कि आपके मॉड्यूल का नाम बहुत बड़ा है, जैसे रैंडम आपको लगता है यार बहुत बड़ा है, तो आप उसे एज लिख के छोटा नाम दे सकते हैं। अब इस पूरे प्रोग्राम में जहां पे भी आपने रैंडम लिखना है उसकी जगह आप क्या लिख सकते हैं?
समझ में आ गई? तो इसे हम बोलते हैं अलायंस। जैसे आप लोगों के घर के नाम होंगे पप्पू शप्पू, ठीक है जी, वैसे ही अलायंस है, ठीक है राइट। तो जो भी आप इंपोर्ट लाइब्रेरी लिखोगे मॉड्यूल, उसके साथ आप एज लगा के उसे एक छोटा सा नाम दे सकते हो कोई भी। आ रही है बात समझ में? तो उसे हम अलायंस नेम बोलते हैं। क्लियर हो गया? ठीक है। सो ये आपका लाइब्रेरीज का एक छोटा सा डेमो था कि आगे जाके बहुत सारे कोड, आप जो भी कोड आगे जाके हमने करने हैं, हमें कोई ना कोई लाइब्रेरी यूज करनी पड़ेगी, ठीक है राइट। सो कॉमन लाइब्रेरी मैंने आपको सिखाई कि रैंडम, डेट एंड मैथ, ये कॉमन लाइब्रेरीज हमारे पास है, ठीक है। अब क्योंकि इसके बाद क्लास थर्सडे को है, तो मैं आप लोगों को आज लैब पहले दे दूंगा, इस बार सॉल्व भी एंड अनसॉल्व भी अभी मैं भेज दूंगा, ठीक है राइट। वो आप लोगों ने पहले खत्म कर लेनी है, जो डाउट होंगे अगली बार हम उसको लेंगे, ठीक है। सो लेट मी शो यू सॉल्व्ड एंड अनसॉल्व्ड कोड्स, और बड़े ध्यान से समझ लेना, मैं एक कोड एक्सप्लेन करने लगा हूं। क्या था हमारा? पाइथन लैब 5 सॉल्व, ठीक है। बहुत सिंपल काम किया हमने इसमें। सबसे पहला प्रोग्राम आप खुद देखेंगे, मैं एक्सप्लेन नहीं करने जा रहा, मैं सिर्फ क्वेश्चन एक्सप्लेन करूंगा। राइट अ प्रोग्राम इन पाइथन टू एक्सेप्ट अ नंबर फ्रॉम यूजर एंड चेक वेदर नंबर इज इवन और, बहुत सिंपल प्रोग्राम है, ठीक है, आप कर सकते हो। राइट अ प्रोग्राम दैट सेटिस्फाई द फॉलोइंग कंडीशन: एक्सेप्ट प्राइस फ्रॉम यूजर, जैसे पहले किया था, एक्सेप्ट क्वांटिटी फ्रॉम यूजर, कैलकुलेट if gross bill is greater then give discount of, otherwise zero discount। आ रही है बात सब? ठीक है, सिंपल प्रोग्राम। थर्ड, accept student name, class and section, accept marks of 5 subjects, जैसे हमने किए थे, calculate total and average, if average is greater than show pass in result, otherwise fail, ठीक है, ये प्रोग्राम है। And then write a program to accept 2 number from user and check which number is greater, ठीक है, ये आपने nested if else के साथ करना है। Next, write a program that satisfy the following condition: accept age from user, then ये एक टेबल दिया, इसके अकॉर्डिंगली आउटपुट देना है। If it is 0 to 1 infant, if 1 to 3 13 age है, you are a kid, if 13 to 19 teenage, if 19 to 30 young adult, mature adult, senior citizen, super senior citizen। ये सॉल्व ही है, ये सारे सॉल्व दे रहा हूं मैं आपको, ठीक है जी। ये अभी हम सॉल्व की बात करें, नीचे कोड लिखा हुआ है, ठीक है। देन लास्ट इज राइट अ प्रोग्राम टू जनरेट अ रैंडम नंबर बिटवीन 0 to 5। इफ नंबर इज ग्रेटर देन 2 प्रिंट हेड, अदरवाइज टेल। समझ में आ रही है बात? अगर कोई क्वेश्चन नहीं भी समझ में आया तो आंसर पढ़ के समझ में आ जाएगा, दिस वन आर सॉल्व्ड। अब अनसॉल्व्ड ध्यान से सुन लो। अनसॉल्व्ड ध्यान से सुन लेना, क्योंकि इसमें कुछ आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगेन पहले वाला इजी है, पहले 2 इजी हैं। राइट अ प्रोग्राम दैट सेटिस्फाई द फॉलोइंग कंडीशन, पहले फाइल का नाम क्या रखना है वो मैंने बताया। सेम, एक्सेप्ट प्राइस फ्रॉम यूजर, क्वांटिटी फ्रॉम यूजर, ग्रॉस बिल, अगर बिल 5000 से ज्यादा है या 5000 से ज्यादा है या 5000 है, एंड क्वांटिटी जो है अगर 3 या 3 से ज्यादा है तो 10% डिस्काउंट, अदरवाइज 0, ठीक है। वो आप सॉल्व करेंगे। नीचे मैंने सैंपल आउटपुट दे दिया जो मुझे चाहिए। व्हेन आई से सैंपल आउटपुट, मुझे मेसी आउटपुट नहीं चाहिए, मुझे इसी तरह की वेल फॉर्मेटेड आउटपुट चाहिए। आ रही है बात समझ में? ठीक है, वेल फॉर्मेटेड आउटपुट होनी चाहिए। सेकंड क्वेश्चन भी सेम है, इसमें और कंडीशन लगा दी है कि या तो 5000 से ज्यादा का बिल बने या कम से कम 3 आइटम्स खरीदी, ठीक है। तो यहां पे ये 2 प्रोग्राम तो सिंपल है। तीसरा प्रोग्राम देखो, तीसरे प्रोग्राम में अब आपको सॉल्व में आपने किया था 2, ग्रेटर किस में से ढूंढना है? 2 में से। अनसॉल्व में 3 में से ढूंढना है, ठीक है जी, ग्रेटेस्ट फ्रॉम 3। अब फोर्थ में आओ, दिस इज ऑल्सो सिंपल, ग्रेड कैलकुलेटर। वही स्टूडेंट का नेम, सेक्शन, क्लास, 5 सब्जेक्ट के मार्क्स, और फिर ये कंडीशन के बेस पे आउटपुट देनी है। अगर एवरेज 90 से ज्यादा है ओ 80 से 90, 60 to 80, 50 to 60, अदरवाइज। क्लियर हो गया?
ठीक है, अब आ जाओ जी, ठीक है, ये भी सिंपल है पर लॉजिकली अगर चलोगे तो यहां पे हमने टेलीफोन बिल कैलकुलेट करना है यूजर। सो अब पहले एंटर कराओगे मोबाइल नंबर, फिर एंटर आप कराओगे नंबर ऑफ कॉल्स, और कंडीशन कैसे लगनी है, अगर कॉल 1 से लेके 100 के बीच में है, 1 से लेके 50 कॉल्स हैं, तो 1 रुपी पर कॉल, सिंपल है, कितना लेना है 1 रुपी पर कॉल, यानी 50 रुपीज उसका बिल बन गया, ठीक है। अगर कॉल 101 से 200 के बीच में है तो पहली 100 कॉल का 1 रुपया, और 100 से ऊपर जितनी कॉल्स हुई हैं उसका 50 पैसा। सो इफ आई हैव डन 150 कॉल्स, देन पहली 100 कॉल्स कितनी होगी 100, 100 रुपया पड़ा ही पड़ा, 100 के ऊपर कितनी कॉल्स की 50, तो उस 50 का 50 पैसा, उस 50 का 25 रुपीज हो गए। सो 100 प्लस 25 125 आपका बिल बना, ठीक है। ध्यान से सुनते जाओ क्योंकि ये मैं रिपीट नहीं करूंगा। अगर कॉल 201 से 300 के बीच में है तो पहली 100 कॉल का 1 रुपया पड़ना ही पड़ना है, अगली 100 कॉल का 50 पैसे, 200 से ऊपर जितनी कॉल की उसका 25 पैसे। आ रही है बात समझ में, ठीक है। और अगर 300 से ज्यादा कॉल है तो पहली 100 कॉल का गेन 1 रुपया, अगली 100 कॉल का 50, अगली 100 कॉल का 25, और 300 से जो ऊपर कॉल है उनका 10 पैसा, और उसके बाद आपने उसके ऊपर 18% जीएसटी लगानी है, एंड देन आपको बिल को प्रिंट करना है। क्लियर हो गया, क्लियर है, ठीक है, राइट। सो नीचे लिखी हुई है सेट टैक्स टू 18%, ठीक है, क्लियर हो गया। सो इफ यू हैव अ 250 कॉल्स तो पहली 100 कॉल का जो भी बिल बनना था वो बनाया, अगली 50 कॉल का फिर उस हिसाब से आपका बिल बना हुआ है, ठीक है, क्लियर है। यस सर। नेक्स्ट कोड, आपने 2 डाइस रोल करनी है, 2 डाइस, डाइस मतलब 1 से लेके 6 तक, ठीक है। दोनों डाइस रोल करके जो नंबर आएंगे आपने, ठीक है, उस नंबर का आपने क्या करना है, सेम है, हाँ, अगर दोनों नंबर सेम आएंगे, क्योंकि इससे जो मेरे दिमाग में कुछ और चल रहा था, एक और कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम दी है बट वो मैंने लूप्स में दी है तुम्हें, दोनों का अगर नंबर क्या आ जाता है इक्वल, तो देन यू विल बी प्रिंटिंग बिंगो, अदरवाइज बेटर लाइक लिस्ट। अरे बात सर, दिस इज वेरी सिंपल। देन इज दिस टाइम ग्रीटिंग, आपने आर निकालने हैं करंट टाइम में से, क्या निकालने हैं R। और फिर आपने चेक करना है कि अगर आर 5 to 12 के बीच में है तो गुड मॉर्निंग, 12 to 18 के बीच में है गुड आफ्टरनून, एंड देन 18 से बड़ा है तो गुड इवनिंग। क्लियर हो गया, ठीक है। तो इसमें आपको करंट आवर्स रिट्रीव करने हैं, तो ये आपके कौन से क्वेश्चन हो गए, ठीक है। अनसॉल्व भी सॉल्व की तरह ही है क्योंकि पहले से आधे हुए हैं, आपने उन्हीं के अंदर चेंजेस करने हैं, 1-2 क्वेश्चंस को छोड़ के, ठीक है। सो क्लियर हो गया यहाँ तक सबको, यस सर। ठीक है, राइट। ये अब आपके पास 3-4 दिन है, प्रैक्टिस कीजिए अपना, ठीक है। ये मैं अभी आपको सेंड कर दूंगा, ठीक है। एंड जितना प्रैक्टिस करोगे कोड आगे उतना ही, देखो मोस्ट प्रोबेबली, सुन लो यार, मोस्ट प्रोबेबली